नमस्कार, मैं अजय कुमार। 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं? यह कहां से आए? अपनी संसद की सदस्यता खारिज किए जाने के एक दिन बाद के प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने दमदार तरीके से पूछा कि अडानी की सेल कंपनियों में 20,000 करोड़ रुपए कहां से आए? हमारे ड्रोन और मिसाइल डेवलपमेंट पर किसका पैसा खर्च हो रहा है? रक्षा मंत्रालय यह सवाल क्यों नहीं पूछ रहा है? यह 20,000 करोड़ रुपए का आंकड़ा कहां से आया, इसका जिक्र राहुल गांधी ने नहीं किया था। इसका जवाब देते हुए कांग्रेस के प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने कहा कि अगर हम फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट पढ़ें और तमाम मीडिया संस्थान भी इसी रिपोर्ट का जिक्र कर रही हैं कि हमें पता चलता है कि पब्लिक में मौजूद भारत के एफडीआई के आंकड़ों का इस्तेमाल कर फाइनेंशियल टाइम्स ने विश्लेषण कर यह बताया है कि 2017 से लेकर के 2022 के बीच अडानी ग्रुप में तकरीबन $2.6 बिलियन इन्वेस्टमेंट दूसरे मुल्क में मौजूद फर्जी कंपनियों के जरिए किया गया। यही राशि तकरीबन 20,000 करोड़ रुपए बैठती है। इसी पर राहुल गांधी सवाल पूछ रहे हैं। राहुल गांधी के सवाल से पूरे सिस्टम पर सवाल खड़ा हो जाता है। यह 20,000 करोड़ रुपए की राशि कोई छोटी मोटी राशि तो है नहीं। अगर इसका पता अखबार के कुछ पत्रकार लगा सकते हैं तो इसका पता भारत सरकार की जांच एजेंसियों को भी होगा, सेबी, ईडी, डीआरआई जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों को भी होगा। फर्जी कंपनियों के जरिए इतनी बड़ी राशि आ रही थी और भारत के रक्षा प्रतिष्ठान पर निवेश की जा रही थी, मगर फिर भी जांच एजेंसियों ने इस पर कार्यवाही क्यों नहीं की? इस सवाल का जवाब भले ही ना हो, मगर यह तो पता चलता ही है कि अगर अडानी समूह ने पहाड़ बराबर संपत्ति खड़ा की है तो यह बिना सरकारी सहयोग के मुमकिन नहीं है। जमकर सरकारी मदद मिला है। यही वह माहौल है जो भारत में वित्तीय भ्रष्टाचार की बुनियाद खड़ा करता है, जो अडानी मामले में खुलकर दिखता है। द हिंदू अखबार में खबर छपी है कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ईपीएफओ भारत का सबसे बड़ा रिटायरमेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें तकरीबन 27 करोड़ आम लोगों का पैसा जमा हुआ है और ईपीएफओ का पैसा अडानी ग्रुप में लग रहा है। सितंबर महीने तक लगता रहेगा। मतलब आम लोगों का पैसा उस जगह पर निवेश किया जा रहा है जिस जगह पर पैसा डूबने की बहुत ज्यादा संभावना है। यह सब कैसे हो पा रहा है? जहां निवेश नहीं करना चाहिए वहां सरकार के पास जमा किया गया आम लोगों का पैसा निवेश हो रहा है। मतलब यही वह माहौल है जो जब तक खत्म नहीं होगा तब तक बड़े बड़े भ्रष्टाचार का खत्म होना बहुत मुश्किल है। यह दो उदाहरण यह भी बताते हैं कि उन सवालों का जवाब कहां पर छिपा है। जो सवाल ऐसे होते हैं कि हिंडनबर्ग रिसर्च के आरोप ने अडानी ग्रुप के लंका में आग लगा दिया था। 24 जनवरी के बाद अडानी ग्रुप की संपत्ति हिंडनबर्ग के लगाए गए आरोपों से इस कदर झुलस रही थी कि अडानी ग्रुप के शेयरों की कीमत लगातार गिर रही थी, मगर फिर भी ऐसा क्या हुआ कि अडानी ग्रुप के शेयरों की कीमत बढ़ने लगी? इस सवाल का सीधा जवाब वही है जिस जवाब का जिक्र उन दो उदाहरणों में किया गया, जो पीएफओ के जरिए और 20,000 करोड़ के सेल कंपनियों के इन्वेस्टमेंट के जरिए बताया गया है कि जब वो माहौल ही खत्म नहीं हुआ जिस माहौल में वित्तीय भ्रष्टाचार की बुनियाद पर अडानी ग्रुप का साम्राज्य खड़ा हुआ था, तो अडानी ग्रुप के साम्राज्य में उतनी बड़ी गिरावट कैसे दर्ज की जाती जितनी अपेक्षा की जा रही थी। तो चलिए इसी विषय पर इस वीडियो में विस्तार से बात करते हैं कि न ही उत्पादन बढ़ा, न ही किसी तरह का मुनाफा हुआ और न ही बाजार अडानी ग्रुप को लेकर सकारात्मक बना, मगर फिर भी अडानी ग्रुप का भरभरा कर गिर रहे शेयरों की कीमत बढ़ने कैसे लगी? आखिरकार क्या कारण है कि अडानी ग्रुप के अतीत और वर्तमान की खामियां ठीक भी नहीं हुई हैं, मगर फिर भी अडानी ग्रुप का साम्राज्य बिखरते बिखरते संभलने लगा है? 24 जनवरी को जारी हुई हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक गौतम अडानी और उनके परिवार की संपत्ति तकरीबन $120 बिलियन थी। 27 फरवरी तक अडानी ग्रुप के शेयरों में लगातार गिरावट दर्ज की गई। $120 बिलियन की संपत्ति घटकर $33 बिलियन तक पहुंच गई। दुनिया का तीसरा सबसे अमीर शख्स देखते ही देखते चंद दिनों के भीतर दुनिया के 30 सबसे अमीर लोगों की लिस्ट से बाहर हो चुका था। मगर उसके बाद अडानी ग्रुप के शेयरों में बढ़ोतरी शुरू हुई। हाल फिलहाल शेयरों की कीमत बढ़ और घट रही है। फोर्ब्स पत्रिका के मुताबिक 28 मार्च तक गौतम अडानी का टोटल नेटवर्थ $86 बिलियन के आसपास है और दुनिया में अमीरी के मामले में वह 24वें पायदान पर मौजूद है। अडानी ग्रुप का साम्राज्य जब ढह रहा था तो किसी जानकार ने बड़ी मारक टिप्पणी की थी कि मोडानी मॉडल ही देश का सिस्टम है, यानी मोदी और अडानी की मिलीभगत ही देश के सिस्टम का अहम हिस्सा बन चुका है। अगर यह सिस्टम ढहेगा तो देश का सिस्टम ही इसे बचा लेगा। अब भला सिस्टम अपने आप को ढहने कैसे दे सकता है? राहुल गांधी अडानी घोटाले पर लगातार सवाल पूछ रहे हैं।
सवाल का जवाब नहीं दिया गया, मगर मानहानि के एक बहुत ही कमजोर मामले में फंसाकर उनकी संसद की सदस्यता रद्द कर दी गई। क्या इस घटना से यह नहीं पता चलता है कि यह देश संविधान के मुताबिक नहीं चल रहा है, बल्कि मोडानी मॉडल के मुताबिक चल रहा है? इस पर आप खुद सोचकर देखिए तो आपको पता चल जाएगा। मोडानी मॉडल की वानगी देखिए। साल 2000 में नरेंद्र मोदी के गुजरात के मुख्यमंत्री बनने से पहले गौतम अडानी की कुल संपत्ति 3300 करोड़ के आसपास हुआ करती थी। साल 2014 में जब तक नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बन गए, तब तक इसमें 5 गुने का इजाफा हो चुका था। अडानी की संपत्ति तकरीबन 16,000 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी थी। साल 2020 में लॉकडाउन शुरू होने के पहले अडानी की कुल संपत्ति तकरीबन 66,000 करोड़ रुपए हो चुकी थी। मगर जब लॉकडाउन में देश के ज्यादातर परिवार की संपत्ति गिर रही थी, उस समय अडानी की कुल संपत्ति रॉकेट की रफ्तार से बढ़ी। सितंबर 2022 में यह 12 लाख करोड़ रुपए की सीमा को पार कर गई। यह कैसे संभव हुआ? यही मोडानी मॉडल है। हिंडनबर्ग रिसर्च ने अपनी रिपोर्ट में आरोप लगाया है कि कई तरह के तिकड़म लगाकर अडानी ग्रुप ने स्टॉक मैनिपुलेशन किया है। अडानी ग्रुप के प्रमोटर ने टैक्स हेवन देशों में सेल कंपनियों का नेटवर्क बनाया, सेबी के फ्लोटिंग के नियम से बचने के लिए सेल कंपनियों में अपना पैसा लगाया, फिर से उसका इन्वेस्टमेंट अडानी ग्रुप में करवाया। अडानी ग्रुप को बहुत ही सस्ती कीमतों पर एयरपोर्ट और पोर्ट जैसी संपत्तियां मिली। अडानी ग्रुप ने औकात से ज्यादा कर्ज लिया। इन सबका मिला जुला असर यह हुआ कि अडानी ग्रुप के स्टॉक की जितनी कीमत होनी चाहिए, उस कीमत के मुकाबले अडानी ग्रुप के स्टॉक की कीमत तकरीबन 85% ज्यादा है। कांग्रेस की तरफ से 100 से भी ज्यादा सवाल पूछ दिए गए हैं, मगर अब तक किसी भी प्रश्न का जवाब नहीं मिला है। ईडी, सेबी, सीबीआई, किसी भी जांच एजेंसी की तरफ से किसी भी तरह की ठोस पहलकदमी का निशान नहीं दिखाई दे रहा है। मतलब वित्तीय धांधली हुई। यह भी बताया गया कि अडानी ग्रुप में वित्तीय धांधली कैसे हो रही है, मगर सिस्टम कुछ नहीं कर रहा है। एक लिहाज से कहें तो ऐसा लगता है जैसे सिस्टम ही बचाने की कोशिश कर रहा है। कहने का मतलब है कि अगर हम यह जान ले कि किस तरह के माहौल में अडानी ग्रुप का कारोबार वास्तविक कीमत से 85% ज्यादा खुलकर पहाड़ के बराबर हो गया, और हम देख रहे हैं कि उस माहौल पर किसी भी तरह की लगाम नहीं लगाई जा रही है, तो हमें पता चल जाएगा कि क्यों अडानी ग्रुप के शेयरों में इतनी गिरावट नहीं दर्ज की गई जितनी दर्ज की जानी चाहिए थी। अडानी ग्रुप के कई कंपनियों के शेयर 65% से लेकर 80% दिख गिरे, मगर फिर से बढ़ने और उतरने क्यों लगे? लगातार गिरते क्यों नहीं रहे? ग्लोबल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर यानी वैश्विक वित्तीय ढांचा इस तरीके का है कि गैरकानूनी संपत्ति एक देश से दूसरे देश तक आसानी से पहुंचती रहती है। काली कमाई एक देश से दूसरे देश में पहुंचती है और दूसरे देश से फिर से उस देश में सफेद बनकर चली आती है जिस देश से वह निकली थी। इसे राउंड ट्रिपिंग कहा जाता है। जिस तरह का आरोप हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप पर लगाया है, उन आरोपों की रोशनी में देखें तो यह बिल्कुल संभव है कि अडानी ग्रुप के प्रमोटरों के साथ अडानी ग्रुप के सहायक, जिसमें बड़े बड़े पॉलिटिशियन, नामी गिरामी कारोबारी, बड़े बड़े नौकरशाही ने अपनी काली कमाई दूसरे मुल्क में भेजी हो। फिर से यही काली कमाई सेल कंपनियों के जरिए अडानी ग्रुप में इन्वेस्ट करवाई गई हो, जिसके चलते काली कमाई सफेद भी हो गई हो और कंपनी को इन्वेस्टमेंट भी मिल गया हो। जिस माहौल में अडानी ग्रुप की संपत्ति पहाड़ के बराबर बढ़ी थी, वह माहौल क्या था? वह माहौल क्रोनिज्म का है, मोडानी मॉडल का है, जिसका जिक्र किया गया है। इसके तमाम साक्ष्य पेश किए गए हैं कि मोदी सरकार के दौर में अडानी ग्रुप के लिए नियम और कानून को इस तरह से घुमाया गया कि फायदा अडानी ग्रुप को पहुंचे। सस्ते दामों में संपत्तियां दिलवाई गई, हवाई अड्डे से लेकर बंदरगाह तक सब कुछ अडानी ग्रुप के नाम कर दिया गया। कोयला खनन का अधिकार अडानी ग्रुप को दिलवाया गया। अगर कोई अपनी संपत्ति अडानी ग्रुप को बेचने के लिए तैयार नहीं हुआ, तो जांच एजेंसियों के जरिए दबाव डालकर अडानी ग्रुप को संपत्तियां दिलवाई गई। इन सब के उदाहरण मौजूद हैं, इन सब के साक्ष्य मौजूद हैं जो मोडानी मॉडल के बारे में बताते हैं। डवायर के अपने लेख में अर्थशास्त्री अनु कुमार यह बताते हैं कि सबसे बड़ी बात यह समझने वाली है कि अडानी ग्रुप के शेयरों की कीमत का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 200 है। बहुत ऊंचा है, इतना ऊंचा है कि रिटर्न की संभावना 0.5% है। उसी समय फिक्स डिपॉजिट पर ब्याज दर 7% मिल रहा है। तो क्या वजह थी कि इतना बड़ा अंतर होने के बावजूद भी अडानी ग्रुप में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हो रहा था? यह अंतर साफ साफ से सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को दिखाई दे रहा था, मगर फिर उसने जांच क्यों नहीं की? ईडी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कम रिटर्न की संभावना के बाद भी जिस तरह से अडानी ग्रुप में फंड आ रहा था, उसकी जांच क्यों नहीं की? अगर जांच की भी तो बहुत धीमी रफ्तार से क्यों की? यह सब ऐसी दशाएं हैं जिसके भीतर अडानी ग्रुप पल बढ़ रहा था। अर्थशास्त्री अरुण कुमार लिखते हैं कि अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड की मालिकाना संरचना देखिए।
भारतीय और विदेशी प्रमोटरों के पास कंपनी की कुल कीमत की तकरीबन 72.6% हिस्सेदारी है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास तकरीबन 15.4% हिस्सेदारी है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास 4.3%, म्यूचुअल फंड के पास 1.2%, आम जनता के पास 2.1% और अन्य के पास, अदर्स के पास तकरीबन 4.4% की हिस्सेदारी है। इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे कि एसबीआई और एलआईसी जैसे वित्तीय संस्थान और म्यूचुअल फंड अडानी ग्रुप के प्रमोटर के खिलाफ नहीं जा सकते हैं। भारत में आम जनता के पास कंपनी के शेयर बहुत कम है। इतने कम है कि भारत में कोई भी शेयर शॉर्ट कर कमाई करने वाली संस्थान भारत में तो शेयरों को शॉर्ट नहीं करती। बहुत बड़ी हिस्सेदारी भारतीय और विदेशी प्रमोटरों के पास है। उसके बाद फॉरेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास है। इसलिए हिंडनबर्ग रिसर्च ने केवल विदेशी मुल्क में मौजूद हिस्सेदारी को शॉर्ट किया। हिंडनबर्ग रिसर्च के मुताबिक यूएस ट्रेडेड बॉन्ड और नॉन इंडियन डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट को शॉर्ट किया गया था। शॉर्टिंग का मतलब इन्वेस्टर से शेयर की कीमत में गिरावट दर्ज होने से पहले ही पैसे ले लेना, गिरावट होने पर शेयर खरीदकर इन्वेस्टर को दे देना। शेयर की कीमत में गिरावट होने से पहले शेयर की कीमत और गिरावट होने पर शेयर की कीमत के बीच के अंतर की कमाई ही शॉर्टिंग करने वाली कंपनी की कमाई होती है। यही काम हिंडनबर्ग करता है। 24 जनवरी को अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड की कुल कीमत तकरीबन 3.9 लाख करोड़ रुपए थी। अगर हम मानकर चलें कि हिंडनबर्ग ने विदेशों में मौजूद 5% हिस्सेदारी की शॉर्टिंग की होगी तो यह तकरीबन 20,000 करोड़ रुपए के आसपास होता है। अडानी ग्रुप ने दिखाया कि जब उसका फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर यानी कि एफपीओ सब्सक्राइब नहीं हो रहा था तो महज 24 घंटे के भीतर 20,000 करोड़ रुपए का इंतजाम हो गया। मतलब अगर दशाएं अडानी ग्रुप के अनुकूल होती तो 24 जनवरी के बाद ही अडानी ग्रुप के शेयरों में गिरावट दर्ज ना होती, मगर दशाएं अडानी ग्रुप के खिलाफ थी। हिंडनबर्ग रिसर्च ने बड़े ही गुपचुप तरीके से शॉर्टिंग की होगी जिसका पता नहीं चला। शॉर्टिंग भी तब की जब अडानी ग्रुप अपनी प्रमोटरों के कुछ हिस्सेदारी बेचकर 20,000 करोड़ रुपए का फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर ले आ रहा था। इसलिए अडानी ग्रुप लड़खड़ा गया। धीरे धीरे बाजार का मिजाज अडानी ग्रुप के खिलाफ होने लगा और अडानी ग्रुप की 19 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति भरभरा कर गिरनी शुरू हो गई। अब जब शेयर की कीमत गिर रही थी और बड़े बड़े वित्तीय संस्थान भी कर्ज देने से मना कर रहे थे तो जिन शेयरों को गिरवी रख करके कर्ज लिया गया था उस कर्ज पर भी आफत आने लगी। अगर कर्ज चुकाया नहीं जाता तो या तो बैंक और अधिक शेयर की डिमांड करते या शेयर बाजार में बेच देते। अब शेयर को बाजार में बेचते तो अडानी ग्रुप की संपत्ति में और अधिक गिरावट दर्ज होती। फरवरी की शुरुआत में अपनी बची कुची नकद को अडानी ग्रुप ने कर्ज चुकाने में लगाया, मगर फिर भी अडानी ग्रुप पर चारों तरफ से दबाव बढ़ते जा रहा था। 20,000 करोड़ रुपए का फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर सब्सक्राइब नहीं हो पा रहा था। भला होता भी कैसे जब एफपीओ के जरिए तकरीबन 32 रुपए में मिलने वाला शेयर बाजार में तकरीबन 29 रुपए में मिल रहा था तो इसे खरीदता भी कौन? रिटेल इन्वेस्टर क्यों खरीदते? मगर उसके बाद भी निर्धारित अवधि के अंत के महज 24 घंटे के भीतर अडानी ग्रुप का एफपीओ फुल्ली सब्सक्राइब हो गया। किसने सब्सक्राइब किया? तो जवाब है बड़े बड़े अमीर घरानों ने और विदेश के अमीर निवेशकों ने। क्यों सब्सक्राइब किया? तो जवाब है या तो सत्ता के दबाव में किया होगा या रिलेटेड पार्टी इन्वेस्टमेंट किया होगा। यानी अडानी ग्रुप के एफपीओ को उसी नेटवर्क ने बचाया जिस नेटवर्क से अभी तक की पहाड़ बराबर संपत्ति खड़ा की गई थी। हालांकि अडानी ग्रुप ने एफपीओ वापस ले लिया और सब्सक्रिप्शन का पैसा लौटाने का फैसला ले लिया। अर्थशास्त्री अरुण कुमार लिखते हैं कि 28 फरवरी के बाद अडानी ग्रुप के शेयरों की कीमत में जिस तरह से बढ़ोतरी हुई वह बताता है कि अडानी ग्रुप ने अपने तरीके से या तो लिक्विडिटी का इंतजाम तो किया ही है, साथ में दूसरों को इस बात पर भी समझा बुझा करके इन्वेस्टमेंट कराने का इंतजाम किया होगा कि अडानी ग्रुप में शेयरों की कीमत में गिरावट नहीं होगी। अब जीक्यूजी पार्टनर ने अडानी ग्रुप में तकरीबन 15,000 करोड़ रुपए का निवेश, इतना बड़ा निवेश इसलिए तो किया नहीं है कि अडानी ग्रुप बहुत अच्छा कर रही है। भीतर ही भीतर कोई डील हुई होगी, भीतर ही भीतर अपने दोस्ताना लोगों की तरफ से उन तक पैसा पहुंचाया गया होगा कि वह अडानी ग्रुप में इन्वेस्टमेंट करे। कुछ भी वैसा हो सकता है जैसा होते आ रहा है। 24 जनवरी के बाद से अडानी ग्रुप के शेयरों की कीमत में गिरावट हुई है तो यह भी स्वाभाविक है कि जीक्यूजी पार्टनर को अडानी ग्रुप की संपत्ति 24 जनवरी से कम कीमत में भी मिल रही हो तो यह इन्वेस्टमेंट करने लायक सौदा भी बनता है। यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि 8 मार्च के बाद अडानी ग्रुप के शेयरों की कीमत में गिरावट के बाद भी अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड का प्राइस टू अर्निंग रेशियो करीब 112 है, यानी बहुत ऊंचा है।
प्रॉफिट टू मार्केट कैपिटलाइजेशन महज 2% है, जो बजाज ग्रुप के 3.4 और जिंदल ग्रुप के 10.8% प्रॉफिट टू मार्केट कैपिटलाइजेशन से बहुत कम है। मुनाफे की इतनी कम संभावना के बाद भी इन्वेस्टमेंट क्यों हो रहा है? यानी क्रोनी कैपिटलिज्म का माहौल काम कर रहा है, मोदानी मॉडल काम कर रहा है। ईपीएफओ का निवेश यही बताता है। शक्तिशाली प्रतिष्ठान अडानी ग्रुप में इन्वेस्टमेंट करने का दबाव बना रहे हैं। इसमें कौन कौन शामिल है, किस तरह से शामिल है, यह शायद कभी बाहर ना आए। ब्लैक मनी कहां से जाकर कहां पर साफ हो जा रहा है, इसका कभी ना पता चले, मगर अंदर खाने यही सब चल रहा है। अमेरिका का सिलिकॉन वैली बैंक टूट गया, स्विट्जरलैंड का क्रेडिट स्विस टूट गया। अगर यह बैंक नहीं टूटते तो अडानी ग्रुप के स्टॉक की कीमत शायद बढ़ती रहती। शक्तिशाली सत्ता प्रतिष्ठान और अमीर मिलकर के किस तरह से काम करते हैं, इसका मैंडेट सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंटेड कमेटी को नहीं दिया है। यानी सुप्रीम कोर्ट की कमेटी को यह अधिकार नहीं दिया गया है कि वह जांच करे कि मोदी सरकार और अडानी समूह के बीच किस तरह का रिश्ता है, कि अडानी समूह ने पहाड़ बराबर संपत्ति इकट्ठा कर ली, इसलिए शायद इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चले, मगर भीतर खाने यही चल रहा है। यही वह माहौल है जो जब तक बना रहेगा तब तक अडानी ग्रुप का साम्राज्य बचा रहेगा। शुक्रिया। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।